हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप देख सकते हैं भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 इत्यादि आगे तक चलती जाएंगी। तो इनमें एक से और स्वयं से उसके अलावा किसी न किसी अन्य संख्या से भी भाग लगनी चाहिए, कम से कम 3 संख्या से भाग लगनी चाहिए। तो ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। अगला है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे वे अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, दोनों भाज्य हो या अभाज्य हमेशा एक से बड़ी ही होती है। तो एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे तक चलती जाएगी। इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नहीं है क्योंकि 9 भाज्य संख्या में आती है, क्योंकि 9 में 3 से भी भाग लगेगा, 1 से भी और 9 से भी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जिस विधि से हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं वो उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। वास्तव में इसे भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए एक संख्या 90 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ 90 एक भाज्य संख्या थी जिसका हमें गुणनफल सभी अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त हुआ है। 2, 3, 3, 5 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इसे ही हमने लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें हम गुणा करेंगे तो हमें 90 ही प्राप्त होगा। यदि हम इनका स्थान बदल दें तो भी हमें उतना ही प्राप्त होगा, तब भी हमें 90 ही प्राप्त होगा। या पहले हम 5 लिख दें, तब 2, तब 3 और तब 3, तब भी हमें 90 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं इन्हें लिखने के लिए हम इनके क्रम पर कोई विचार नहीं किए हैं। कभी बड़ी संख्या पहले लिखे थे, कभी छोटी संख्या शुरू में लिखे थे। लेकिन यदि इनके अभाज्य गुणनखंड को लिखने के लिए यदि हम इन्हें किसी क्रम में सजाते हुए लिखेंगे, अर्थात इनके क्रम पर हम ध्यान देते जाएं, तब हमें इनका एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम पहली स्थिति में देख रहे हैं, हमने इनके अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में सजा कर लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हमें एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 90 का। इसे हमने लिख दिया कि एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है यदि उसके गुणनखंड को आरोही क्रम में लिखते जाते हैं। हमेशा हम लोग किसी भी भाज्य संख्या में भाग देते समय सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते, तब इस प्रकार हमें इनका क्रम आरोही क्रम में प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इसी को ही हम कहते हैं कि हमें इनका अभाज्य गुणनखंड एक अद्वितीय रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में ही लिखते हैं, कभी इन दोनों रूप में नहीं लिखते हैं। हमारे बुक में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड को P1 से दर्शाते हुए P1 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड रहेगा, उसके बाद P2, उसके बाद उससे बड़ा P3, उसके बाद उससे बड़ा P4, अर्थात हम अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में ही लिखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हुआ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये 5005 का एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिए, यदि हमें अभाज्य गुणनखंड में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उस स्थिति में हम इसके घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 90 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हो रहा था, उस स्थिति में हमें 3 गुणे 3 को 3 के घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। हमें 2 संख्या दी गई है, एक 510 और 92। हम अलग अलग दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 23 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, केवल 23 से ही। यहाँ 92 के अभाज्य गुणनखंड में हमें दो बार गुणा में है, इसलिए इसे 2 के स्क्वायर गुणे 23 के रूप में लिख सकते हैं। और 510 में हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ था 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हैं हमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही, कॉमन। तो आप देख सकते हैं केवल 2 ही है जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। तो चूंकि इनका मौसक ज्ञात करने के लिए
इसलिए मौस हमेशा होता है कि सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 1 है और दूसरे अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 है। तो छोटा घात कौन सा है? 2 है। तो इसलिए 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2। इसे हमेशा आपको याद रखना है। तो अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करेंगे। 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए नियम होता है सबसे बड़ी घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हमें कौन कौन संख्याएं मिल रही है? तो एक 2 है, उसके बाद 3 है और 5 है और 17 है और 23 है। यही सब संख्याएं दोनों में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी तो नियम है सबसे बड़ी घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल। तो 2 का यहाँ घात क्या है? सबसे बड़ा घात 2 का 2 है। उसके बाद बाकी सभी संख्याओं का घात 1 ही है। तो अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 23,460। यही इनका एलसीएम कहलाएगा। ऐसे ही अन्य प्रश्न आपको हल करने हैं। यदि हम 510 और 92 को गुणा करेंगे तब देखते हैं हमें कितना प्राप्त होता है। 46,920। और फिर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके देखते हैं कि हमें कितना प्राप्त होता है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करने पर भी हमें 46,920 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि हम इन संख्या को गुणा करते हैं तो जितना गुणनफल प्राप्त होता है उतना ही गुणनफल हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर भी प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में हम संबंध कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लस गुणे उनका मस। आइए इसे लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लस गुणे उनका मस। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फॉर्मूला पर कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि इनमें से कोई इन तीनों राशियों में से कोई दो राशि दी रहेगी या तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और लसा दिया रहेगा। तो पूछेगा मौसा बताइए। तो उस स्थिति फल में लसा से भाग देते थे तो हमें एचसीएफ ज्ञात हो जाता था। या गुणनफल दिया रहेगा और मौसा दिया रहेगा तो लसा पूछता, तो उस स्थिति में मौसा से हम गुणनफल में भाग देते थे। इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, आपको हल करना है इसी आधार पे और नीचे आपको दिखा देना है गुणा करके कि हाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लस गुणे मस आ रहा है, प्रूव करके दिखा देना है। आइए एक प्रश्न हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 12, 15 और 21 का। आइए हम सभी का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, छोटी उसके बाद बड़ी। हम कभी भी एक को अभाज्य गुणनखंड में इसलिए नहीं लिखते हैं कि इसे गुणा करने या न करने पर भी हमें इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एचसीएफ बताना है तो हमने पढ़ा था कि एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है इसमें? तो हमें केवल 3 यहाँ इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, बस 3 है। और 3 का घात क्या है? इसमें 3, इसमें भी एक ही बार है, इसमें भी एक ही बार है, एक ही बार है। 3 के घात 1, लिए एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सभी अभाज्य गुणनखंड के बड़ी घात के रूप में लिख देते हैं। तो 2, 3 और 5 तथा 7 के रूप में सभी अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 का घात है 2, 3 का घात है 1, 5 का घात है 1 और 7 का घात है 1। अब सभी का गुणनफल होता है इसलिए सभी को हम गुणा कर देंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 420। 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। दो संख्या दी है, दोनों को हमें प्रूव करके बताना है कि ये भाज्य संख्या है। तो 77 और 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 × 11 गुणे ये 26 का केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 × 13, ठीक है। तो इन्हें हम सजा देंगे आरोही क्रम में। तो आप देख सकती हैं सभी अभाज्य संख्याएं ही हैं, इसमें कोई भी हमें भाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि ये सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है इसलिए इनका गुणनफल एक भाज्य संख्या होगी, इसलिए भाज्य संख्या है। तो अब हम इस ब्रैकेट में जो भी हमें भाज्य संख्या दिखाई दे रही है उनको अभाज्य संख्या में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में हमें भाज्य संख्या कौन कौन प्राप्त हो रही है? एक 6 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 4 है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं।
तो आइए इन्हें हम लिख लेते हैं। 7 गुणे 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3, 5 को लिखेंगे 5 ही, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब उसी तरह ये 5 और 1 जोड़कर 6 होता, तो 6 को हम लिख सकते थे 2 गुणे 3। पूरी संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इन्हें हम आरोही क्रम में घातांक के रूप में लिख दिए। चूँकि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, इसलिए ये पूरी संख्या एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है।